Hello everyone, myself Manish Singh, and in this video we are going to continue about the chapter of metals and non-metals. Okay, as you know, I have already discussed about the physical properties of metals and also some points of chemical properties of metals. Okay, so in this way we will discuss about few more points of chemical properties of metals. Okay, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे. ठीक है, और हमने आई थिंक आपको 4 तक बता दिया था, तो हम 5th पॉइंट देखेंगे. और 5th पॉइंट में हमारा होगा कि जो आपका कुछ मेटल्स होते हैं, हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि कुछ मेटल्स आपके हॉट वाटर से जबकि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं. आज हम कुछ मेटल्स का ऐसा उदाहरण देंगे जो कि न तो हॉट वाटर से और न ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं. दिस टाइप ऑफ मेटल ओनली रिएक्ट विथ स्टीम्स. ओके, तो चलिए, एल्यूमिनियम नेक्स्ट पॉइंट है. एल्यूमिनियम कॉमा जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विथ हॉट वाटर, नाइदर रिएक्ट विथ hot water nor cold water. ओके, तो यह किससे रिएक्ट करेगा? तो यह आपके इट रिएक्ट विथ ओनली स्टीम्स. यह किससे रिएक्शन करेगा? तो इट रिएक्ट विथ ओनली स्टीम से रिएक्शन करेंगे. ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, यह स्टीम से रिएक्शन करेगा. तो जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम अगर स्टीम्स हो गया, ये हमने लिखा क्या H2O, लेकिन ये कैसा है? तो स्टीम है. ठीक है, तो यह एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. ओके, इसी तरह से आपका अगर मैं आयरन की बात करूँ, तो आयरन भी अगर यह स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, दिस इज स्टीम एंड दिस वन इज ऑल्सो स्टीम. ओके, तो हम बोल सकते हैं व्हेन आयरन रिएक्ट विथ स्टीम्स देन इट विल फॉर्म Fe3O4 एंड प्लस हाइड्रोजन विल ऑल्सो रिलीज. ओके, तो यह क्या बनाएगा? यह आपका बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यह क्या बना है? यह आयरन ऑक्साइड है. ठीक है, यह आयरन का ऑक्साइड है. तो आपने देखा कि जैसा एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, यह न तो जैसे आपने देखा होगा आयरन को, क्या आयरन पानी के साथ रिएक्शन करके क्या कोई नया कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है? तो ऐसा नहीं है. ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या करते हैं, उस पर ऑक्सीडेशन जरूर होता है. ठीक है, वो रस्टिंग की प्रोसेस होती है, बट वो एक अलग चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यह रिएक्शन कर लेता है आपका एल्यूमिनियम और आयरन, और रिएक्ट करके इसके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और ऑक्साइड्स बना के क्या करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ठीक है, तो ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. आए बच्चों, बात समझे? अब देखिए, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो आपके वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते. कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी आपके पास होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है. ठीक है, जैसे आपका लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. ठीक है, तो आप लिख लोगे लेड, सिल्वर एंड गोल्ड. लेड का सिंबल क्या होता है बच्चों? Pb. सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल आप लिखते हो Ag, एंड गोल्ड, और गोल्ड का होता है सिंबल Au. ठीक है, Au. डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्शन करते भी नहीं किसी भी फॉर्म में. ठीक है, तो डू नॉट रिएक्ट विथ क्या? वाटर. ठीक है बच्चों, यह आपकी बात हो गई यहाँ तक. आया बात समझ? यहाँ तक क्लियर हो गया. तो हमने क्या बोला कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो न तो कोल्ड वाटर से न ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं. दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम्स. ओके, एंड इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोजन गैस. ओके, तो नेक्स्ट आप बोल सकते हो बच्चों इसी तरह से
कि जो आपके लेड होते हैं, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, यह क्या करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है 6 पॉइंट, ओके। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल, किसका रिएक्शन बच्चों, मेटल के साथ विथ एसिड, मेटल विथ क्या, एसिड, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा पहले बच्चों एसिड बेसिस में, ठीक है, कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये आपका मेटल है और इसका अगर रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, एसिड के साथ, तो क्या होगा जरा बताओ भाई सोच के, क्या होगा। तो बनाता है साल्ट, किसका फॉर्मेशन करेगा, तो साल्ट, और साथ में क्या बनाता है बच्चों, तो H2 गैस, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आया बात समझिए। जैसे आप कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप करके देख सकते हो, जैसे चलिए मैं आयरन का एग्जाम्पल लेता हूँ। आयरन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसी तरह जिंक अगर करता है तो क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो एसिड के साथ रिएक्शन करके, और मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये अगर आयरन बच्चों आपका रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपकी एसिड है, कैसे एसिड ले लेते हैं, तो डाइल्यूट एसिड। अगर रिएक्शन करता है क्या बना लेता है, आयरन क्लोराइड, तो इसको आप बोलते हैं FeCl2, क्या बोलोगे, FeCl2, और साथ में क्या रिलीज होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा देखो, अगर जिंक का रिएक्शन कराते हो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा बच्चों, जिंक क्लोराइड बनाता है ZnCl2, आ रहा समझ में ना, क्या बनाएगा बच्चों, ZnCl2, और साथ में क्या रिलीज होगा, H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, अगर यह मैग्नीशियम बच्चों रिएक्शन करता है आपका HCl के साथ, तो यह क्या बनाता है, यह बनाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और साथ में क्या, H2, ओके। नेक्स्ट, अगर एल्यूमिनियम बच्चों रिएक्शन करता है आपका HCl के साथ, तो यह क्या बनाएगा, AlCl3 बनाता है, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो इधर भी आप 2 कर लो, तो कितना हो गया बच्चों, 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 गया, हाइड्रोजन 2, आयरन 1 है तो आयरन 1, इसको बैलेंस करिए। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2, यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए, तो 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी आप 2 कर लीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसको बैलेंस करिए, तो Cl कितना, 3 Cl है, और यहाँ पे Cl कितना है, 1 Cl, तो इसको आप 3 कर दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों, अगर आप 3 Cl करोगे तो यहाँ पे Cl 3 और एल्यूमिनियम 1 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन देखो बच्चों 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, तो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर इसको कर देते हैं 3 दूना 6, और इसको अगर कर दो कितना, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 कितना एल्यूमिनियम हो गया, 6 एल्यूमिनियम। तो 6 एल्यूमिनियम को आप बैलेंस कैसे करोगे, 6 क्लोरीन, सॉरी 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया बच्चों। यहाँ पे भी कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन। हाइड्रोजन को 6 कैसे करोगे, तो 3 2 जा 6, ठीक है, देख लो। तो एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, 2 एल्यूमिनियम कर लो, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन, और हाइड्रोजन 6 है, तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट बनाया। अगर कोई भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा बच्चों, साल्ट बनाता है, और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है कि जितने भी एसिड्स हैं सबके साथ रिएक्शन अगर करता है कौन, मेटल, तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यही है ना। लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो HNO3 होती है, ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी एसिड होता है, HCl भी एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, ये भी एक एसिड है। ये तीनों क्या है बच्चों, एसिड्स। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों क्या एसिड्स है ना। तो इसका मतलब है कि क्या सभी रिएक्शन करता है मेटल के साथ, तो सभी के सभी हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो नोट करके लिखेंगे, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बोला है कि अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो आपका क्या होगा बच्चों, वो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिखूंगा
नोट करके मैं लिखूंगा बच्चों कि इफ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इफ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, देन हाइड्रोजन गैस, गैस इज नॉट इवॉल्व, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो पूछा जाएगा कि वाई व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस कुड नॉट बी इवॉल्व। तो इसका सीधे सीधे आंसर, जो मेटल्स होता है वो अगर एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनना चाहिए, साल्ट और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, यही बनेगा। पर ऐसा नहीं होता बच्चों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका HNO3 होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि दूसरे एलिमेंट को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। तो यह हाइड्रोजन को H2 को क्या करता है बच्चों, H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रेड्यूस हो जाता है, खुद क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है बच्चों, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, H2 इंटू H2O, H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में, एंड इट सेल्फ, और खुद क्या हो जाता है, एंड इट सेल्फ गेट रेड्यूस, और खुद क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। किस में रेड्यूस हो सकता है, तो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रेड्यूस इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनटू ऑक्साइड्स रेड्यूस इनटू क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे बच्चों, जैसे आपका होता है N2O में हो सकता है, N2O में, NO में और NO2 में, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। तो फिर से देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यही हमने बोला था। बट मैं क्या बोला हूँ बच्चों, अगर कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वह हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं कर पाता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एजेंट का काम होता है दूसरे का काम करवाना, अपना काम नहीं करना, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका जो नाइट्रिक एसिड होगा वह जो बनने वाला H2 है उसको H2O को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, H2O में, और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस किस में हो सकता है बच्चों, तो रेड्यूस यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, जैसे N2O हो गया जिसको आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO हो गया जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये होता है NO2 में हो सकता है जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो ये हमने बोला बच्चों कि क्या करता है, बनने वाला H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि खुद क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ तक बात समझ आई तो जरूर आप लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एक्वारेजिया के बारे में, ठीक है। एक्वारेजिया होता क्या है, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा एक्वारेजिया का, ठीक है। हिंदी में इसी को बच्चों बोला जाता है अम्लराज, ठीक है। एक्वारेजिया को ही हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। चलो, तो एक्वारेजिया समझते हैं क्या होता है बच्चों, यह एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ एक मिक्सचर होता है। किसका, तो इसमें दो चीज़ें आपको मिलेगी, एक होता है बच्चों कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का, और दूसरा कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, ठीक है। और यही आपका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होगा, किसका किसका हमने बोला, कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, जिसमें रेशियो कितना होगा बच्चों, आपका HNO3 1 के रेशियो में रहेगा, जबकि आपका HCl 3 के रेशियो में रहेगा, ठीक है।
मतलब अगर 75% आप क्या लेते हो बच्चों, HCl लेते हो, तो आपका 25% क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। और दोनों को आप मिक्स करते हो, जो उसका मिक्सचर बनता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उससे क्या कर सकते हो बच्चों, इवन गोल्ड को और यहाँ तक कि प्लेटिनम को भी आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हो। यही आपका कहलाता है एक्वा रेजिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लिखेंगे बच्चों, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या, मिक्सचर ऑफ, क्या क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl, इसी को आप बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड विथ द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब बच्चों HCl रहेगा आपका 3 के रेशियो में और HNO3 रहेगा 1 के रेशियो में। ठीक है, इसको याद करने का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ बच्चों को, कि आप ये HCl लिख लो और यह HNO3 लिख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे, तो 1 है तो यहाँ पे आप 3 लिख दो उल्टा, और यहाँ पे 3 है तो इसको 1 लिख दो। आया समझ में बच्चों? इसका बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब यहाँ 3 है तो 1 लिख दो इसके सामने, और 1 है तो 3 लिख दो। मतलब HCl आपके रहेगा 3 के रेशियो में और HNO3 रहेगा 1 के रेशियो में, 1:2 में। इसे को आप क्या बोलते हो बच्चों, डेट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड विद द रेशियो ऑफ 3:1 इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। क्या बोलोगे बच्चों इसी को, तो आप बोलोगे एक्वा रेजिया। ठीक है, चलिए इसके यूजेस क्या क्या है बच्चों, इसके यूजेस मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका यूज एक लाइन में लिख लेते हैं। तो यूज क्या है, तो ये क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। यह आपका ऐसा मिक्सचर है जो डिजॉल्व कर सकता है गोल्ड को और इवन प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इट कैन डिजॉल्व, इसको आप लिख लो, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड and even platinum also, and even platinum also। बात समझ आई बच्चों? तो ध्यान से आप पढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइव क्लास में ही आपको समझ आएगा। आपको जो भी डाउट होता है, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिए, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, और कमेंट करके हमको बताइए, जहाँ पे डाउट हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे हम आपको वीडियो देते रहेंगे बीच बीच में, आप उसको नोट्स बनाते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और विद इन टाइम हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसको फिर से रिवाइज भी करवाएंगे। ठीक है, तो बिलीव करिए एक बार आप। तो इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3 विद द रेशियो ऑफ 3:1 इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड इवन प्लेटिनम ऑल्सो, गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। तो ये था एक्वा रेजिया, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्वा रेजिया के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब किसी भी मेटल्स के सोल्यूशन में से अगर दूसरा मेटल उसके साथ रिएक्शन करता है तो कौन एक दूसरे को वहाँ से डिस्प्लेस कर पाता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई मेटल का सोल्यूशन है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है और उसका सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, आपने उसमें जिंक को डाला और जिंक को डालने पर क्या होता है, या जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को ऐड किया तो कॉपर को ऐड करने पे क्या होगा, वो रिएक्शन हो पाएगा या नहीं, कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, उसी की बात करेंगे और उसी को एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों रिएक्टिविटी, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल दिखाई दे। ठीक है, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों, तो जब आप मेटल्स को अरेंज करते हो, जब आप एक से अधिक मेटल्स को अरेंज करते हो, किसके ऑर्डर में, तो
तो डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं या इंक्रीजिंग भी, बट जो बोलेंगे आप वही लिखेंगे, ठीक है। तो मैं डिक्रीजिंग बोलता हूँ। तो जब हम मेटल्स को, एक से ज़्यादा मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वह जो अरेंजमेंट होगा उससे जो एक सीरीज मिलेगी दैट विल कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बोलो समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? फिर से सुनो। जब हम एक से ज़्यादा मेटल्स को अरेंज करते हैं उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर, और वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा? तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के टर्म में, और उससे जो एक सीरीज ऑब्टेंड होगी दैट विल कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग, ऑन अरेंजिंग लिखता हूं, ऑन अरेंजिंग डिफरेंट मेटल्स या एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of their reactivity, a series is obtained that is called reactivity series, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो हमने क्या बोला कि ऑन अरेंजिंग डिफरेंट मेटल्स या एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी अ सीरीज इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इन सीरीज को लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहला या फिर मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, ऐसे। ओके, चलिए तो हमने लिख दिया बच्चों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये क्या है बच्चों? सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो ये हमने लिखा है ऑर्डर। ओके, तो ये कैसा ऑर्डर है बच्चों? अगर इधर से इधर जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? रिएक्टिविटी। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले बच्चों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद हो गया? क्या क्या बोला हमने बच्चों? सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होता है? जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये आपकी क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, ये के क्या है? पोटेशियम, एन ए सोडियम, सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, ए एल एल्यूमिनियम, जेड एन क्या है? जिंक, एफ ई आयरन, पी बी लेड, एच हाइड्रोजन, सी यू कॉपर, एच जी मरकरी, और ए जी सिल्वर, और ए यू गोल्ड। ओके, चलिए तो ये बच्चों इधर वाला आपका क्या है? तो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा, और इधर वाले क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। चलो तो ये क्या है? इधर वाले क्या है बच्चों? मोर रिएक्टिव। कैसे है? मोर रिएक्टिव। और ये आपका क्या है बच्चों? लेस रिएक्टिव। ओके, बात समझ आई कि नहीं? तो हमने क्या बोला बच्चों कि जब हम एक से अधिक मेटल्स को अरेंज करेंगे उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? रिएक्टिविटी में अरेंज किया, तो इससे एक सीरीज ऑब्टेंड हुई एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। ठीक,
अब देखो इतने समझने से तो काम बनने वाला नहीं है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो बच्चों मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो, किसका सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट, और मैं तुमको बोलूँ कि चलो भाई जिंक इसमें डालो, जल्दी से जिंक को डालो और मुझे बताओ कि क्या होता है, ठीक है? तो तुम कहोगे सर जो जिंक है यहाँ पे, जिंक ये है, और कॉपर कहाँ है? तो कॉपर ये है। मतलब भाई मैंने बोला ये मोर रिएक्टिव वाले हैं और ये लेस रिएक्टिव वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जिंक का रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है, और इस कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। तो जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक कॉपर को यहाँ से मार के क्या करेगा? भगाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा बच्चों तो यह बना लेगा जिंक सल्फेट, और इस कॉपर को यहाँ से क्या करेगा? भगा देगा। बात समझ आई? तो यह आपका क्या था बच्चों? यह था आपका कॉपर सल्फेट। आप लिख लो, तो दिस वन इज योर कॉपर सल्फेट एंड दिस इज जिंक। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा भी होगा, ठीक है? जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है? चलो ये बच्चों इसका नाम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और यह आपका क्या है बच्चों? कॉपर। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके बाद क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, आप ऐसा करिए कि जिंक सल्फेट का सलूशन लीजिए और उसमें कॉपर को ऐड करिए, अब बताइए क्या होता है। तो चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं, और मान तो लेते हैं लेकिन जगह लग रहा हो सकता है नीचे आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो ये बच्चों क्या है? कॉपर जिंक सल्फेट का सलूशन हमने लिया और किसको ऐड किया? कॉपर को। अब देखिए क्या होता है, तो कॉपर कहाँ, जिंक कहाँ है? तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम और जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो क्या यह कॉपर के अंदर इतना ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि इस जिंक सल्फेट में से जिंक को बाहर कर सके? तो आप बोलोगे नहीं, तो नहीं होगा बच्चों। तो यह रिएक्शन कैसा होगा? नो रिएक्शन अकर, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है नहीं? तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अक्सर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ करवा सकता हूं, बट इस जिंक सल्फेट का रिएक्शन कॉपर के साथ नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी फॉर्म प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो आपकी इजाज़त हो तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और कमेंट करिए, और कमेंट करके जो बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इसके आगे भी वीडियो को बनाएंगे और जारी रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।